सभी का स्वागत है रैपिड रिवीजन ऑफ कोर्स ऑन एम लक्ष्मीकांत और पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड लाइक सब्सक्राइबिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी टू से कि लाइक yes I have some potential and thank you so much subscribing for the innate IAS। और हम पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं और पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स है इसमें, बहुत सारे लॉज है इसमें और बहुत सारे अदर फीचर्स भी मैंने इसमें कवर किए हैं, सब मिसलिनियस। अगर ये पार्ट थोड़ा लंबा बनता है तो आई कैन कंटिन्यू विद द अदर पार्ट ऑल्सो, लाइक कि आई कैन स्प्लिट दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स, तो पार्ट 2.1 एंड 2.2। सो ऐसा कर सकते हैं हम। तो जैसे कि हम पहला देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट होता है आपका, और 1857 की रिवॉल्ट के बाद आपको पता है दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। इसके बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए भारत में सारे मतलब काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं, लेकिन बट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सिग्नेस इज सो हाई कि लाइक जैसा बोला जाता है कि इसने हर एक मूवमेंट में इग्निशन का काम किया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वी सॉ इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, how people united, how like many other like princes and princely state united, how fakir, how saints were organized, और सबने कैसे मिलके एक तगड़ा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा। ठीक है, तो उसके बाद जब इतना सेटबैक था EIC को कि ये वॉर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्शन, करप्शन, देयर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ था, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को समझ में आया कि दैट दे आर नॉट रूलिंग प्रॉपरली और वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो थ्रू दैट दे हैव सेंट द क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब होता है नाउ क्वीन विल रूल ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन, द रूल विल बी एस्टैब्लिश्ड। जितने भी रूल्स रेगुलेशन भी बनेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन बनेंगे, जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया वर्क होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1858 से लेकर 1947 तक का। द क्राउन रूल में 4 इंपॉर्टेंट हैं, मतलब, और इंडियन काउंसिल एक्ट्स आर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सो मेनी टाइम्स आस्क, यूपीएससी आस्क फ्रॉम दीज 3 की इनमें क्या भारतीयों को मिला, क्या नहीं मिला, सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया और कब मतलब नए लॉज इंडियंस के लिए इम्प्लीमेंट हुए। तो दीज इंडियन काउंसिल एक्ट में ये सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और हाईली इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि आपको पता है डायरेक्टली आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद था, गवर्नमेंट एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स हैं ये सारे आपके इंडियन काउंसिल एक्ट सारे आपके इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिखा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 909 होना चाहिए था, और मैं बताऊंगी आपको इसको इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, कि ये इंडियंस के लिए था, जैसा कि मैंने आपको बताया अगेन कि दिस वाज इन द फेवर ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो इसको इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए कहते हैं। अब 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट एंड 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, यू कैन करेक्ट हियर 1909 एक्चुअली। इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो ये 3 जो एक्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, और इनमें आपको पता है कि इस एक्ट को क्या बोला जाता है। इस एक्ट में आपको पता है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बोला जाता है, इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोलते हैं। तो ये सारे एक्ट्स के स्पेसिफिक नेम हैं, जो भी होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सो सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होता है कि क्राउन रूल एस्टैब्लिश होता है आपका, और ये कहते हैं कि हम अब जो भी काम करेंगे भारत में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की नाम पे काम करेंगे। ठीक है, कि जो भी काम करेंगे भारतीयों के लिए गुड गवर्नेंस लाएंगे। और गुड गवर्नेंस का मतलब आज समझते हैं कि क्या होता है, जहाँ पे हर चीजों की सुविधा हो। ठीक है, तो वो है गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम भारतीयों के लिए गुड गवर्नेंस लाएंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब यहाँ पे EIC का रूल खत्म होता है, आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, EIC यहाँ पे इसका रूल खत्म होता है और क्राउन, और जैसे कि मैंने बताया मजेस्टी के नाम पे शुरू हो जाता है, क्राउन के नाम पे शुरू होता है। डेजिग्नेशन चेंज होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब नाउ वाइस रॉय में शिफ्ट होता है। और पूछा भी जाता है कि वाइस रॉय जो होते हैं ये कब मतलब आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इनका वो होता है। तो इट्स काइंड ऑफ की क्वेश्चन बनता है
और उसके बाद डबल गवर्नमेंट सिस्टम आपका एंड होता है। डबल गवर्नमेंट सिस्टम कब था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब पहला आपने वीडियो देखा है तो व्हाई नॉट कि इन कमेंट सेक्शन आप बताएं। और देखो इतना इंपॉर्टेंट है पहला कि अगर पहला नहीं देखोगे तो दीज एक्ट्स विल बी लाइक सम काइंड कि थोड़ा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम कब खत्म हुआ, प्लीज लेट मी नो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया है, BOC एंड COD। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब खत्म होता है। और न्यू ऑफिस फ्रेम्ड करते हैं। ठीक है, SOS, और SOS को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इनको फुल अथॉरिटी क्या होती है, इंडियन टेरिटरी के ऊपर, फुल अथॉरिटी ऑन इंडियन टेरिटरी। और कौन प्रोवाइड करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है। और ये क्या होते हैं, ब्रिटेन के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। SOS ब्रिटेन पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो SOS भी बहुत, प्लीज मेक श्योर इन योर माइंड कि SOS कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है इनके पास ओवर इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, किसके द्वारा दिए गए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसमें कितने काउंसिल मेंबर्स हैं, 15 काउंसिल मेंबर्स हैं। प्लस SOS क्या करेगा, चेयरमैन को असिस्ट करेगा। और ये जो चेयरमैन ऑफ काउंसिल बनाई गई है किसको असिस्ट करती है, SOS को असिस्ट करती है। और ये सारा फ्रेम कौन कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। ठीक है, SOS इन काउंसिल में बनाया जाता है। पता चलिए कि SOS काउंसिल क्या है। तो दिस इज द होल फॉर्मेशन, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि 1 CGI प्लस 4 अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लाइक दिस, इट्स अ बॉडी। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट कैन स्यू और कैन बी स्यूड, मतलब स्यू भी कर सकती है और हो भी सकती है। कहाँ, इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, स्यूड तो कहाँ हो सकती है, इन इंग्लैंड। स्यू कहाँ कर सकती है, इंडिया में कर सकती है। ठीक है, तो 1858 के बाद 3 काउंसिल एक्ट आते हैं जो कि मेनली क्या करते हैं कि ब्रिटेन को एक तरीके से मतलब भारतीयों के लिए दे आर विलिंग, मतलब उनको फोर्स भी होता है एक तरीके से कि मतलब वो भारतीयों के लिए कोई लॉ बनाए। ठीक है, तो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि बिफोर गोइंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट हम पहले ही बोल दूं कि यहाँ पे जो है 1858 का ये मेनली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। ठीक है, तो ये है। और जो कि मैंने आपको बताया कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है और क्यों स्टैब्लिश हुआ था। तो जैसा कि ये सब भारतीयों के लिए है तो इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए इनका नाम है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है। कौन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है, आपका बात करता है 1861 का काउंसिल एक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में भी पूछता है। और जो भी लेजिस्लेचर की पावर है इसकी, जैसे कि उनको लौटा दिया जाता है। किसको लौटा दिया जाता है, प्रोविंसेस को। लेजिस्लेशन मतलब वो अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, किसको, प्रोविंसेस को लौटाया जाता है। और बॉम्बे, मद्रास ये प्रोविंसेस हैं जिन्होंने अपनी लॉ मेकिंग पावर रिस्टोर्ड की। ठीक है, दीज 2 प्रोविंसेस रिस्टोर्ड देयर लॉ मेकिंग पावर। और ये आपको लक्ष्मीकांत में ना लाइक बहुत लेंदी पोर्शन में दिया हुआ है, बट इतना इजी नहीं समझने को मिलेगा टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अपनी लक्ष्मीकांत खोल के बैठ रहे हैं अभी इस वक्त और ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटेड बता सकती हूँ कि जितना अच्छा आप समझ सकते हैं इससे, आई डोंट थिंक सो कि दैट मैंने कहीं भी सीखा है, नीदर इन माई कोचिंग नीदर इन एनी ऑफ माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स। तो यू कैन लर्न वेरी इजली यहाँ से। सेकेंड इज वॉइस रॉय। तो अब पता चल गया कि क्या है, मतलब वॉइस रॉय को लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीय मेंबर्स और लाने होंगे। और वो कौन कौन थे, ठीक है, वॉइस रॉय नॉमिनेट करना चाहिए 3 भारतीय मेंबर्स को। कौन थे, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस, ये 3 थे जिनको बोला गया था। और ये नॉमिनेट कौन कर रहा था, कैनिन कर रहा था। अब ये मत बोलना भाई लॉर्ड वर्ड बोलना है, मैं नहीं बोल रही लॉर्ड, क्योंकि अगर तुम अच्छे से इतिहास जानो ब्रिटेन का तो तुम्हें पता चलेगा कि दे वर द वन विथ मोस्ट रूथलेस एंड सेल्फिश नेचर। ठीक है, जहां जाते थे सिर्फ तबाही। और जंगीज खान के बाद अगर जंगीज खान को रूथलेस बोला जाता है तो ब्रिटेन उससे कहीं भी कम नहीं रहा है, जितना भी उन्होंने किया जाए, वेदर इट्स साउथ अफ्रीकन स्टेट्स, वेदर एशियन स्टेट्स, किसी को भी देख लो आप, जहां गए हैं दे डिड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है कहाँ की, बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ईयर प्लीज याद रख लेना क्योंकि ये ना मैच द फॉलोइंग में बोल देते हैं। तो 1862 में बंगाल में बनी थी, 1897 में आपका पंजाब में बना था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1886। ठीक है, अब
पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? दे आस्क दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो जो केनिन था उसने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और पोर्टफोलियो सिस्टम किससे होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है, रिकग्निशन दिया गया है इसको, ठीक है। और वाइसरॉय जो होते हैं ऑर्डिनेंस कानून बना सकते हैं, किसके लिए? ऑर्डिनेंस का जो लाइफ है वो फॉर 6 मंथ्स होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है वॉइसरॉय के पास थी एंड इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अब देख लेना, पेपर जब दोगे तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट हाँ ठीक है। इनको वॉइसरॉय बनाते हैं, 6 महीने की होती है और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बार अपनी लक्ष्मीकांत खोलिए और प्लीज जस्ट गो एंड जस्ट लुक एट द थिंग्स दैट आई हैव सेड एंड व्हाट इज इन योर लक्ष्मीकांत, प्लीज फॉलो इट। सो अब हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल ये लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन था और इसमें प्रोविंसेस एंड सेंट्रल को 2 पार्ट्स में नोटिफाइड किया गया है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये क्या है कि मतलब इनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन है इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि ये क्या है, मतलब कि 2 पार्ट्स में नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल मेजोरिटी। अब ये भी पढ़ोगे कि नॉन ऑफिशियल जो थे वो उनको इंक्रीज कर दिया गया और जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उनको मेंटेन किया गया। नॉन ऑफिशियल्स कौन थे आपको पता ही होगा, नॉन ऑफिशियल्स कौन होंगी, ठीक है, जो भारतीय होंगे उनको इंक्रीज किया गया। ऑफिशियल मेजोरिटी कौन है? जो ब्रिटेन के, उनको, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर इंक्रीज किया गया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका पावर फंक्शन इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। बजट डिस्कस कर सकते थे, कौन कर सकता था? इंडियंस कर सकते थे, ठीक है। बजट अपना डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ठीक है। किससे पूछ सकते थे? वॉइसरॉय से पूछ सकते थे, ठीक है। और ये 1885 में कांग्रेस बना, अगर आपको याद होगा। और वहाँ पे जो था कि मतलब इन्होंने जो कांग्रेस थी वहाँ पे काफी हाईली एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन की चेंजेस की डिमांड कर रही थी कि हमारे भारत में ये रूल होना चाहिए, वो रूल होना चाहिए, नया नया, लाइक देयर वर सो मेनी पीपल। तो वो सारी चीजें डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो पावर्स मैंने बताया आपको कि इंक्रीज हुई, बजट डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन किससे? वॉइसरॉय से, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, राइट। तो इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा जाता है, जैसे कि ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 पार्ट में, जैसे कि अभी बताया, सेंट्रल एंड प्रोविंस। सेंट्रल में कितने लोग हैं? 16 से 60, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन्ड, ठीक है। प्रोविंसेस में नो मेजोरिटी बिकॉज इट्स वेरीज फ्रॉम देयर प्रोविंसेस, जो प्रोविंस जहाँ है उसके हिसाब से वेरी करेगी, ठीक है। डेलिब्रेटिव फंक्शन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तुम और क्वेश्चन पूछ सकते हो और रेजोल्यूशन बजट भी ला सकते हो, ये भी बढ़ा दिया गया। फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएशन बनाया गया और उसके मेंबर हेड कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन उनके बारे में थोड़ा। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? मॉर्ले मिंटो जो कि वॉइसरॉय थे और जो मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थे ये। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जनक ही मिंटो को माना जाता है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करता है, मुस्लिम वोटर्स को अलग मतलब इलेक्टोरेट देने की बात करता है और एक लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म स्टैब्लिश करता है। तो लुक एट द स्प्लिट दैट दे हैड क्रिएटेड। और आपको पता है 1805 में बंगाल का पार्टीशन हुआ है, ठीक है। अब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है 1805 में, उसमें क्या था कि हिंदू मुस्लिम को ऐसा तो नहीं था कि दे डिडंट डिवाइड, and this the partition between the Hindu and Muslim, the division which is started, it was in somewhere around 1895 or 94. If you read some thinkers like your I didn't recall the name, Sir Syed Ahmad Khan, and then other one major name is अभी देखो ऐसा होता है ना कि दिमाग में पिक्चर होती है बट नेम नहीं आता, तो आई विल फर्दर नोटिफाइड इन माई 3rd वीडियो कि वो कौन थे। तो वो और उनके बीच में समवेयर दे स्टार्टेड द डिबेट, मतलब मुस्लिम ऑल इंडिया आपका ये जो है अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाती है फॉर सेपरेट, मतलब कि उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए।
उनको भी क्या बनना चाहिए, मतलब इंडिया में मतलब ये कॉन्शियसनेस आ चुकी थी कि मतलब हम कहीं ना कहीं थोड़े डिवीजन में हैं। ब्रिटिश समवेयर दे एस्टैब्लिश दिस कंसेप्ट वहां से, और तब जाके 1805 में डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है बंगाल का, और स्वराज की डिमांड की जाती है। और देश एक तरीके से जो था हैप्पी नहीं था रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स की, व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लीज अगेन subscribe to the YouTube channel, subscribe to Innate IAS, subscribe to the Manifestation of Talent, and please you can ask me your doubts on my Telegram link, and I will share on some of the groups. From there you can join me, or these videos will be uploaded on my Telegram channel. So 1919, अब मुझे पता है कि थोड़ा ये वीडियो बड़ा बन सकता है, तो 1919 का जो एक्ट था, और इसको क्या बोला जाता है कि 1919 का जो एक्ट है आपका, 1919 का एक्ट, इसको मॉन्टेग्यू क्लेमेंट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फिर से नारा देती है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइक कैसे, कहाँ से, 1707 में एक तरीके से आती है, लेकिन उसके बाद फिर ये 1919 में आती है, एक बार आ चुकी होती है। ठीक है, कंफर्म नहीं होती है, और उसके बाद 1919 में आती है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे फिर से जैसे मैंने आपसे बताया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट, इनके पास आपको पता ही होगा ना, स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ पावर्स है, रिजर्व ट्रांसफर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किसको कितना, स्पेशली लेजिस्लेटिव को, मिनिस्टर्स को, ड्यूअल सिस्टम ऑफ डायरार्की स्टैब्लिश किया गया। ये पूरा डायरार्की वाला कंसेप्ट है कि कैसे डायरार्की स्टैब्लिश की जाती है। गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म की बात करते हैं, दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डायरार्की, बाइकैमरलिज्म, अपर हाउस, लोअर हाउस सब की बात करते हैं। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। मेजॉरिटी रूल, बोथ द हाउसेस, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन किस में बात की गई है, इसमें बात की गई है। वॉइस रॉय जो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आउट ऑफ 6 3 इंडियंस होंगे उसमें, चाहे जो भी करो। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ाने की बात हो रही थी इंडियन काउंसिल एक्ट में, यहाँ पे 3 इंडियंस होंगे और वॉइस रॉय के साथ। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको किसको मिली, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। और जो भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टू द लिमिटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स एंड एजुकेशन, तो UAF तो नहीं बोल सकते, बट फ्रेंचाइज। ठीक है, राइट टू वोट किसको मिला, जिसके पास प्रॉपर्टी है और जिसके पास एजुकेशन एंड टैक्स है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको पता ही होगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट MP। ठीक है, सम पावर किसने दिए, हाई कमिश्नर ऑफ लंदन ऑफिस को, मतलब सेक्रेटरी ऑफ पावर को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और पावर्स मिले। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट एक सेपरेट कहते हैं डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 9th में स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म होती है, और इसको कम से कम 10 साल लगते हैं प्रॉपर वर्किंग में। और 1919 का जो रिफॉर्म्स था, आफ्टर दैट क्या आया, साइमन गो बैक। लाठी किसको लगी थी, लाला लाजपत राय। सो आई होप यू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जितने भी इंडियन फेडरेशन थे सेटअप किए गए, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स ने, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन भी नहीं किया था। आफ्टर दैट जो पावर डिवीजन था वो फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट एंड रेजिडेंसी, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिस्ट होती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। ठीक है, तो ये डायरार्की का जो सिस्टम था खत्म कर दिया गया। ठीक है, और सेंटर में जो भी था अडल्ट फ्रेंचाइज नेवर इनकम, मतलब उसमें नहीं किया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गवर्नर एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। बाइकैमरलिज्म कहाँ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, असम,
सबको कहा बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब जानते हैं ना, लोअर हाउस अपर हाउस, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ, वुमेन, लेबर, डिप्रेस्ड क्लास, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल एंड और सेक्रेटरी विल जस्ट एडवाइज। वाइसरॉय से सेक्रेटरी, वाइसरॉय से गवर्नर जनरल, फिर ऐसे करके ये हुआ। वोटिंग राइट्स 10% पॉपुलेशन को मिल चुका है, ठीक है। आरबीआई सेटअप की जाती है, आरबीआई सेटअप की गई। आरबीआई आज की हमारी प्रेजेंट डे मतलब फंक्शनिंग, स्टिल इट इज फंक्शनिंग। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, अभी भी है। तो आरबीआई करेंसी कंट्रोल क्रेडिट ऑफ इंडिया, क्या काम करती थी उस टाइम पे? करेंसी कंट्रोल करती थी या क्रेडिट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती थी? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सारी जो भी सर्विसेज थी इनको अलाउड किया गया, इसको इंडियंस को अलाउड किया गया। फेडरल कोर्ट 1937 में, क्या सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में प्रॉपरली एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है। अब कहिए आप, तो मैं आपको अभी समझा दूं ये साइमन कमीशन क्या है, कम्युनल अवार्ड क्या है, अगस्त ऑफर क्या है, क्रिप्स कमीशन क्या है, लेकिन समझा ही देते हैं, बेटर रहेगा। साइमन कमीशन आपको पता है 1927 में आता है, 7 मेंबर बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, चेयरमैन इसके होते हैं सर जॉन साइमन, ऑल इंडिया मेंबर ब्रिटिश, ठीक है। ऑल मेंबर्स मतलब जो होते हैं ब्रिटिश होते हैं, ठीक है, कोई भी इंडियंस नहीं होते। और रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? अबॉलिश कर दी जाती है, मतलब रिपोर्ट जब सबमिट करता है तो उसमें बोलते हैं कि अबॉलिश कर दो डायरकी। उसके बाद बहुत छोटा है आपके लिए, राइट, कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है। और उसके बाद सबमिट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या किसने सबमिट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में? ठीक है, साइमन ने, ठीक है, साइमन लिखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट थ्रू जॉइंट सिलेक्ट कमेटी, भारत में क्या है ये, इसका फुल फॉर्म इन इंडियन पार्लियामेंट वाले चैप्टर में है, जेपीसी से बोलते हैं। तो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के थ्रू ये रिपोर्ट सबमिट की गई। अब कम्युनल अवार्ड क्या है? 1932 में रैमसी मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश पीएम थे, और इन्होंने कम्युनल अवार्ड को किस लिए, रिप्रेजेंटेशन मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, सिख होना चाहिए, इंडियन क्रिश्चियन होना चाहिए, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। भाई देख रहे हो कि दे ऑल आर द लाइक कि भाई कर दो स्प्लिट, क्या खत्म करना है भारत को, इतने टुकड़ों में करके जाओ कि बहुत टाइम लग जाए इनको निकलने में। और शेड्यूल क्लास एंड एसटी के लिए कम्युनल अवार्ड्स थे। कम्युनल अवार्ड मतलब एक तरीके से आपको रिजर्वेशन राइट्स इन सारी चीजों की सुविधाएं, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास, जो ये एग्रीमेंट था किसके बीच में था? कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास में। लेकिन हिंदू एंड क्या कहते हैं, जो ये मेजोरिटी थी आपकी हिंदू की, हाँ, हिंदू एंड डायरेक्ट कंट्रोल, पूना पैक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से डिप्रेस्ड क्लास हिंदूज कैसे उनसे मिलते। अब अगर आपको पता होगा तो अगस्त ऑफर आपका आता है 1940 में, ठीक है। लेलिंग को बोलो, बोलो जो भी है, डोमिनियन स्टेटस की बात करता है आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डोमिनियन स्टेटस एज अ फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए ऑब्जेक्टिव स्टेटस की बात करता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करता है, भाई मैंने लिखा नहीं है क्योंकि दैट टाइम आई वाज लिटिल बिट टायर्ड। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो जब आप देखें इस वीडियो को तो ध्यान से इस चीज को देखना। एंड इंडियंस इन मेजॉरिटी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज बढ़ाओ, इंडियंस इन मेजॉरिटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली इंडियंस होनी चाहिए, नॉट ऑल इंडियंस बट मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी होनी चाहिए? इंडियंस होनी चाहिए, बट सारे भारतीय नहीं होने चाहिए, उसमें से बहुत सारे लेकिन भारतीय होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। नो कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट माइनॉरिटी कंसेंट, माइनॉरिटी का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनॉरिटी कंसेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स क्या था आईएनसी का और आपका एमएल का? मुस्लिम लीग, बाबा मुस्लिम लीग, आईएनसी, ठीक है। तो रिजेक्टेड अगस्त ऑफर, माइनॉरिटी वाला क्लोजर जो था वीटो, एंड इट वाज वेलकम बाय पार्टीशन ओनली वाज दिस सॉल्यूशन। तो मुस्लिम लीग कहती है कि माइनॉरिटीज जो आप कह रहे हैं क्लॉज, वो तभी वेलकम है जब आप पार्टीशन हमें दे देंगी। एंड आर यू लुकिंग 1940 पार्टीशन स्टार्ट हो चुका है, इलेक्टोरेट सेपरेट सब बात हो चुकी है। तो जस्ट फोकस करो बाबा,
वहां से कनेक्ट करोगे, यहाँ कनेक्ट होगा, फिर वहां से वहां, और उसके बाद जाके यूपीएससी में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये है क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन आपको पता है, सर स्टेफोर्ड क्रिस्प जो थे ये मार्च में लाए थे। ये मिशन 1942 में था। कोल्ड, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार, इसलिए ये सारी वीडियोस थोड़ा आने में लेट हो चुकी हैं बहुत, पर मैंने सोचा था कि अब तक हमारा पॉलिटी कवर हो जाएगा और फिर हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, बट अभी चलो जो भी है स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल, इंडिया विद डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डिसाइड टू देयर फ्री रिलेशनशिप, किसके साथ क्या रिलेशन रखना है इंडिया को, कौन किसके साथ जाना चाहता है, कर सकता है ये चीज। ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बनाइए। डिफेंस विद ब्रिटिश वॉइस रॉय इंटैक्ट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, प्रोविंसेस विल ज्वाइन और विल नॉट ज्वाइन, पावर ट्रांसफर ट्रीटी हो चुका है। पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंटेड था कि प्रोविंसेस विल ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, चाहते ज्वाइन करें, नहीं चाहते नहीं ज्वाइन करें। रिजेक्टेड यूनिलेटरली, पोस्ट डेटेड चेक भी बोला जाता है इसे। और ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ये अलाइड पावर को सेटिस्फाइड करना चाहता है, भारतीयों के लिए नहीं था, अलाइड पावर को सेटिस्फाइड करना चाहता था। प्लीज, अलाइड एंड एक्सेस पावर आप जानते होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। तो में 1947 में क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, चर्चिल बाबा आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल्यूशन लाते हैं फॉर इंडिया, एंड ड्यू टू जापान थ्रेट ये थोड़ा भारत में जल्दी आ जाता है। ठीक है, ऐसा तो अब वेवल प्लान वाज इन 1945, अगेन इट वाज कंजर्वेटिव। ठीक है, और सिंसियर दिखाना चाहते थे खुद को, प्रेशर अलाइज और इंडियन कॉर्पोरेशन से मिले हुए थे। प्रेशर ऑफ अलाइज मतलब यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये सारी एक अलाइज थी किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, एंड एक्सेस पावर, अलाइड पावर, होप। ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि 4-5 चीजें निकल के आई। पहला कि जो गवर्नर जनरल है एंड कमांडर इन चीफ है वो ब्रिटिश होंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल इंडियंस होंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ ब्रिटिश एंड ऑल एग्जीक्यूटिव काउंसिल EXE एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंडियंस। ठीक है, हिंदू मुस्लिम इक्वल रिप्रेजेंटेशन और दोनों को समान अधिकार मिलेगा। काउंसिल का फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेसिस पे चलेगा। वीडियो जो है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे होगा। ठीक है, वॉइस रॉय के पास अभी भी पावर्स हैं, तो गवर्नर जनरल के पास भी अभी भी पावर है, ऐसा नहीं पूरा खत्म हो गया है। निगोशिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वंस वॉर विल डन, मतलब कौन सा वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स क्या रहा, किससे, हमारे ML से और INC से। ठीक है, ML और INC इन्होंने दोनों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस कंसेप्ट को। ठीक है, और वेवल्स का स्टेटमेंट फिर खत्म, ये रिजेक्शन हो गया उसके लिए। और कैबिनेट मिशन जो था 1946 का आपका, ये मार्च 24 1946 में आया और ये प्लान पब्लिश हुआ था, पहले हुआ था लेकिन आया थोड़ा, सॉरी मार्च में डिस्कस हुआ था, प्लान आया था मई में। ठीक है, तो अब इसमें 2 बात हुई थी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, वीवल प्लान का, कैबिनेट का, कि इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए और न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव, पहला तो गवर्नमेंट इंटरिम और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला जो था कि पाकिस्तान स्टेट का रिजेक्शन कैबिनेट मिशन कर रही थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण जो था बहुत ज्यादा नॉन मुस्लिम भी थे, उसमें 38% नॉन मुस्लिम्स, और मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में कितने थे, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में कितने थे, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में 38% थे, नॉर्थ ईस्ट में 48% मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो 3 सेक्शन में ग्रुपिंग की गई पूरे अपने भारत की। ठीक है, एक तो तुम्हारा पंजाब वाला, एक ये वाला, और ये पूरा अपना एक इंडिया। ठीक है, और ये जो थे एरियाज, इसमें 38% आपके नॉन मुस्लिम्स थे और इसमें आपके थे पूरे 48%। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स, और इनको बंटवारे की बात चल रही है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हो गया। कॉमन सेंटर होगा सबका, सेंटर कॉमन होगा, डिफेंस होगा, कॉमन कमिटीज होंगी, और एक्सटर्नल अफेयर्स सबका कॉमन एक होगा। फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स रहेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में चुना गया और चुनाव हुए, उसमें क्या वोट किसको आया, 292 जो थे सीट्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए थे,
और 389 जो थे आपके सीट्स मेंबर्स, 4 सीट्स उसमें से कॉमन के लिए थे, जैसे कि अजमेर, बलूच, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, इन चारों के लिए थे। 93 सीट्स आपकी प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, जिसको कि बॉयकॉट कर दिया गया और वो ज्वाइन भी नहीं की। 6th वाज समवेयर फुल ऑटोनॉमी किसको दी गई, प्रोविंसेस को, रेजिड्यूरी पावर्स भी थी उनके पास। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद कौन है कौन नहीं है वो डिस्कस किया गया। 10 साल तक प्रोविंसेस वर फ्री टू ज्वाइन द मतलब दिस। अब फिर से रिस्पांस क्या रहा, किनका किनका, आईएनसी का और मुस्लिम लीग का। उनको अपना पाकिस्तान, क्योंकि ये एक ग्रुपिंग वाज द ओनली ऑप्शन, और पाकिस्तान चाहती थी कि हाँ पाकिस्तान तो हो, क्योंकि ग्रुपिंग जरूरी है और कैबिनेट जो है बाद में बनेगी। डायरेक्ट एक्शन आया 16 अगस्त 1949। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 16 अगस्त 1949 को डायरेक्ट एक्शन था, और उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान को, मतलब इट्स अ डायरेक्ट एक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उसको और बहुत सारे यहाँ पे वायलेंस हुए थे, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया था, तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ था। एंड आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड लक दिस ईयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। I will provide all these जो ये थोड़े boxes नहीं complete है, I will complete and then give it to you so that you can discuss with your friends, like you can share, you can read at the hardest of your time, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकें। और प्लीज सब्सक्राइब टू द NIES एंड लाइक इट एंड कमेंट डाउन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज ये बताइए कि डुअल डायआर्की कब आई, बाइकैमरलिज्म कब आया, और आपका ये COD और BOC जो थे ये कब खत्म हुए, कौन से एक्ट में खत्म हुए। ठीक है, फ्रेंचाइज का हमें कब मिला। सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कब कब आए, और कौन कौन से एक्ट में आए, कौन कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट में आए, रिप्रेजेंटेशन का भारतीयों को कब अधिकार मिला, कौन कौन से वो स्टेट्स थे, कौन कौन से वो प्रोविंसेस थे जिनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला। तो ये सारी चीजें आप एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये सारा जो लक्ष्मीकांत का है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर किया जाएगा, और the most important chapters, the most important topics will totally discuss in this platform. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye, and thank you again.